नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है द डेमोक्रेसी। दोस्तों, उम्मीद है आप खुश, तंदुरुस्त और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस प्लेटफॉर्म में हम बात करेंगे तमाम ज्वलंत मुद्दों पे जो आज हमारे देश में घट रहे हैं। आज का टॉपिक है ममता का हुआ बंगाल। बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बट हम कोशिश करेंगे एक तटस्थ होकर के ये समझने की कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या हो रहा है बंगाल में और कैसे देश की राजनीति आगे बढ़ रही है। दोस्तों, जब मैं इस डिस्कशन की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ममता बनर्जी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की। मुझे लगा कि ममता बनर्जी इज लाइक अ हार्डकोर फाइटर। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इनफैक्ट सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान के जो तमाम नेता है ना, वो बहुत मेहनत करके आते हैं। मैं हो सकता है आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो, पर आमतौर पे हिंदुस्तान के तमाम नेता काफी मेहनत, संघर्ष और अपनी जिंदगी खपा करके वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ममता बनर्जी की पैदाइश 1970 में हुई थी। ममता बनर्जी की पैदाइश 1955 में हुई थी और शुरुआत में ही उनके पिता का साया उनसे उठ चुका था। उसके बाद भी ये आयरन लेडी, जिन्हें हम प्यार से दीदी कहते हैं, ममता बनर्जी आगे बढ़ी और 1970 में आते-आते इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। स्टार्टिंग में ये कांग्रेस की विचारधारा से काफी प्रभावित थी और ये वही दौर चल रहा था जब कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था हिंदुस्तान में। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने एक मुहिम शुरू की जिसमें वो कांग्रेस के अगेंस्ट एक एक जन सामान्य को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और आगे चल के वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। जब वो बंगाल में थे और बंगाल आए हुए थे जयप्रकाश नारायण, तो ये बड़ा फेमस किस्सा है जिसमें एक यंग कांग्रेस लेडी महिला कार्यकर्ता ये जयप्रकाश नारायण के कार के ऊपर चढ़ करके इन्होंने एक प्रदर्शन किया था। उसकी वजह से ये तमाम मीडिया की लाइमलाइट में आ चुकी थी और 1976 में 1976 से 1980 के बीच में इन्हें महिला विंग का सेक्रेटरी बनाया गया था कांग्रेस का, बंगाल में। फिर इनकी जर्नी शुरू होती है संघर्ष से और इनको जाधवपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया 1984 में। मैंने कुछ और रिसर्च की और पाया कि कलकत्ता साउथ से इनका गढ़ रहा है, जिसमें ये 1991 में एमपी बनी, 96, 98, 99, 2014, 2004, 2009 लगातार वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। आगे चल के इन्होंने सेंट्रल में काफी योगदान दिया जब ये एचआरडी मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्ट्री, वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्ट्री 1991, 1999 ये एनडीए का सपोर्ट करते हुए ये रेलवे मिनिस्टर भी बनी और 2002 में इन्होंने पहला अपना रेल बजट पेश किया। दोस्तों, 1999 2000 से 2009-10 या मैं कहूं 11, ये जो 10 साल था, ये फिर फोकस किया इन्होंने, ममता बनर्जी दीदी ने, बंगाल की राजनीति पे, जहां पे सिंगूर हुआ, जहां पे नंदीग्राम हुआ। आपको पता ही होगा, ये बहुत अच्छा किस्सा है, हम कभी फुर्सत में इस पे बात करेंगे। उसके बाद 2011 में इन्होंने वामपंथी यानी कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल में हराया, जो कि 3 दशक से ज्यादा वहां पे रूल कर रहे थे। हराना, एक हराना होता है, एक बहुमत से हराना होता है। 184 सीटों से जीत करके ये पहली बार तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री बनी 2011 में। 2016 में ये दोबारा बनी 211 सीटों से और फिर 2021 हाल फिलहाल में ये 5 मई को वापस तीसरी बार अपना टेन्योर एक अच्छा संघर्ष करके बीजेपी के साथ ये वापस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी बंगाल। और अब सवाल ये उठता है कि बंगाल का पिछले 10 साल का विकास और अगले 5 साल का विकास, ये अब ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है इस पे अपना जवाब देना। बंगाल हिंदुस्तान का चौथा पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है और जीडीपी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ दो पैनलिस्ट हैं। मैं इनका परिचय आपके साथ कराता हूं। हम कोशिश करेंगे तटस्थ होकर के ऑब्जेक्टिवली सोचें और अब एक आम आदमी है, हम कोई न्यूज चैनल तो है नहीं, हम कोशिश करेंगे वो तमाम चीजों को जानने की, समझ की एक आम आदमी के प्रोस्पेक्टिव से कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और इसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने अपने दो पैनलिस्ट, दो मित्रों का स्वागत करता हूं और पहले पैनलिस्ट हैं जी। तो एक तरफ हमारे साथ हैं कुलवर्धन सिंह। कुल एक प्रोफेशनल है और
ये बहुत अच्छी समझ रखते हैं आजकल के तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पे। हमारी तरफ से ये हमें अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पे। और दूसरी तरफ से हमारे पास है अमित सेनापति, बहुत ही गहन गूढ़ जानकारियों के साथ तथ्यों को बहुत ही परख करके ये अपनी बात को रखते हैं। तो दोस्तों, दो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं जो हमें और जानकारी देंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि आज इस डिबेट में हम बात करेंगे ममता बनर्जी का हुआ बंगाल। ये हमारा टॉपिक है जो आपने थंबनेल में देखा होगा। तो चलिए, पहली चीज मैं कुल आपसे ही जानना चाहता हूं कि जी। आज के टाइम पे ये तीसरी बार ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, राइट? और ये जी। शपथ लेने के बाद और पहले ही वहां बंगाल में बहुत सारी पॉलिटिकल किलिंग हो रही है एज पर बीजेपी। क्या कहना चाहते हैं, आपका इस पे क्या सोचना है? जी हाँ, हो रही है पॉलिटिकल किलिंग। ये सही आप है भी कि हो देख रहे रहा? हो, हम भी देख रहे हैं। ये सही होना कहीं भी नहीं है। ये वेस्ट बंगाल में क्या, ये यूपी में भी हुआ है, ये महाराष्ट्र में भी हुआ है। ये होना कहीं सही नहीं है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए और ममता इसमें बनर्जी मैं, जिम्मेदार है? जी नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार नहीं है। और ममता बनर्जी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अब वो जीत चुकी हैं। अगर वो हार जाती और फिर पॉलिटिकल किलिंग होता तो मैं कहता ममता बनर्जी जिम्मेदार। कोई बंदा जीत गया है, अब वो उस अपनी मैं जीत चुका हूँ, ये घर मेरा है, अब मैं यहाँ पे पॉलिटिकल किलिंग क्यों करवाऊंगा? तो ये सब मुझे थोड़ा बेबुनियाद लग रहा है। क्योंकि जो लोगों ने आपको वोट नहीं दिया था, आप उनकी तो किलिंग करेंगी ना सर। इतने बेवकूफ नहीं हो सकते, वो उम्र नहीं है ममता बनर्जी की कि मतलब इतने बेवकूफों की। अब घर में 10 सदस्य हैं, हम वोट कर रहे हैं। मेरा छोटा बेटा मुझे पसंद नहीं करता है, मेरा बड़ा बेटा पसंद करता है। लेकिन वोटिंग के दौरान जब पापा को सीट मिल गई है तो छोटे बेटे को मार के थोड़ी हटा देंगे। अब तो हम राजा बन चुके हैं वहां के। तो मुझे नहीं लगता कि, हाँ, गलती दोनों पार्टी की है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ममता बनर्जी की नहीं है। डेफिनेटली वायलेंस दोनों साइड से है, दोनों तरफ से, दोनों हाथों से ताली बजती है। बट इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसा बीजेपी नहीं की कि भूमिका बीजेपी शांत बैठी है। जी है। बीजेपी की भूमिका के लिए हम और बात करेंगे। कुल मुझे एक बात जी। बताइए कि 2 तारीख को रिजल्ट आता है, 2 मई को, और 5 मई को जी। उनकी चीफ मिनिस्टर की शपथ होती है। 3 दिन के हम्म। अंदर 14 लोगों को मार दिया जाता है घर में घुस हम्म। करके। इसके लिए कौन हम्म। जिम्मेदार है? जी, इसके लिए, ये वायलेंस के लिए जिम्मेदार है वहां की जिस प्रकार की पॉलिटिक्स है, जिस प्रकार की वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स है, ये अभी से नहीं है। ये किलिंग्स हमने लास्ट इलेक्शन में भी सुनी होगी योगेश आपने। जब ममता ये बनर्जी किलिंग्स। सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनी थी, जब पहली बार चीफ जी। मिनिस्टर बनी थी, फिर भी एक किलिंग हुई थी, तब उस वक्त लेफ्ट के साथ हो रहा था। तो यही तो सवाल है मेरा इतनी देर से कि क्या ममता बनर्जी पॉलिटिकल किलिंग को प्रमोट करती हैं, हाँ या ना? नहीं, मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी इस चीज को प्रमोट नहीं करती। पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि देखिए, आप इस चीज को समझिए। अगर योगी जी ये कहते हैं कि ताजमहल को हम हरा पेंट कर देंगे या ताजमहल का नाम बदल देंगे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी ये चाहते हैं। आप समझ रहे हो बात को? बात ये है कि कुछ लोग, आपके पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसा कर सकते हैं। पर डायरेक्ट हम एक बड़े पर्सनालिटी को, मतलब एक इंडिया में अगर कोई वुमेन स्टैंडिंग पावर है, तो मुझे तो ममता बनर्जी दिखती है। कि सिंपैथी गेन मतलब करना उसका नाम। चाहते हैं? 14 लोगों की किलिंग हो गई है और हम इस बात से खुश हो जाएं कि हमें सिंपैथी हो जाए, एक महिला पावर है। सर ये तो सही बात है, तब तो पूरे देश में 29 राज्य हैं, सबकी सबकी महिलाएं अरे मैं बराबर बोल से रहा हूँ ना, काम गलत करेंगी। हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये पॉलिटिकल गलत किलिंग्स हो रहा नहीं है होनी चाहिए, ये गलत हो रहा है। और इसकी ये जिम्मेदार गलत ममता हो रहा है। बनर्जी है। हाँ, मतलब सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है। वो तो है ना, ममता बनर्जी है। जी हाँ, वो भी हैं, अगर ममता पॉलिटिकली बनर्जी आप है। राइट करना चाहिए। मैं हाँ, थोड़े मतलब से सिर्फ मैं वो एक चीज नहीं बता है दूं। जितने। मैं समझ गया, सिर्फ वो नहीं है पर वो भी हैं, ठीक है। और वो वो भी उस हैं। राज्य की मुख्यमंत्री पिछले 10 साल से रही हैं और अगले 5 साल जी। तक मुख्यमंत्री रहेंगी। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करें। 80,000 हम्म। लोग कूच बिहार जिले से पलायन कर चुके हैं आसाम की तरफ, क्योंकि वहां पे हम्म। उनको रहने और मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने पे मजबूर होना पड़ रहा है, भगाया जा रहा है हम्म। बंगाल से। हम्म। ये जी। कहाँ तक सही है सर कि अपोजिट पार्टी अगर हो तो ये क्या बात हुई? कल को अगर ऐसा पूरे देश में होने लग जाएगा तो डेमोक्रेसी की तो हत्या हो रही है तो। हो ही रही है। मैं तो मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि 2014 से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। वो तो हो ही रही है। अब मतलब, अब आप ममता बनर्जी का नाम ले रहे हो, मैं तो सबका नाम लूंगा। मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी भगवान है। पर
मैं ये भी मानूंगा कि ये हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, इसको ठीक होना चाहिए। ये ममता बनर्जी नहीं करवा रही हैं, आप बात को समझना पड़ेगा आपको, एक आदमी नहीं करवाता है, राजा शासन नहीं चल रहा है, ये डेमोक्रेसी है। आप एक गांव में रहते हो योगेश, सॉरी मुझे नहीं पता आपके गांव का नाम, पर अगर आपके गांव में 100 लोग रहते हैं, उसमें से 60 या 70 लोगों ने किसी को वोट किया है या 90 लोगों ने किसी को वोट किया है, आप उन 10 लोगों में से आते हो जिन्होंने उस पार्टी को वोट नहीं किया है, तो आपके खिलाफ एक हिंसा उत्पन्न होगी। वो 90 लोगों, आप 10 परिवार के लिए हिंसा करेंगे। तो ये हो रहा है वेस्ट बंगाल में। अगर आप ज्यादा डिटेल में जाएंगे, एक एक गांव जाएंगे, मैं भी वेस्ट बंगाल में रह चुका हूँ, काफी साल बिताए हैं मैंने वहां पे। वहां एक कनेक्शन है पॉलिटिक्स को लेके। एक ऐसा है कि मतलब ममता बनर्जी मतलब दीदी, तो अगर मैं दीदी के साथ हूँ और मैं उस गांव में हूँ और मुझे पता है दीदी यहाँ ठीक कर रही है, सब ठीक कर रही है, बट दो चार ऐसे लोग हैं जो दीदी को हटाना चाहते हैं, और जब वो असफल हो गए तो उन 4 लोगों के लिए आक्रोश पैदा हो रहा है, जो कि गलत है, लेकिन उन 4 लोगों के लिए आक्रोश पैदा हो रहा है बाकी लोगों का, और फिर वो कर रहे हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो जो कि बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है बंगाल में। इसमें डेमोक्रेसी की हत्या तब होगी जब इसके बाद पुलिस कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद पुलिस प्रशासन अगर कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस जो है वो मुख्यमंत्री के अंदर आती है और मुख्यमंत्री जी ममता जी जी बनर्जी है। और जब जी। आपने खुद उदाहरण दिया कि नब्बे नब्बे लोग जो है, अगर वो एक पार्टी को वोट देते हैं और 10 लोग उनके खिलाफ है, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट है, वी हैव अ राइट टू हाँ, चूज आवर पार्टी, आवर वोट, अपोज। वी कैन हाँ, अपोज। ये हमारे अपोज, और आप हाँ, अगर कर रहे हैं, हम पे हत्या हो जा रही, तो ये तो गलत बात है ना। बहुत गलत है, और इसके लिए मतलब प्रशासन को कुछ करना चाहिए। और इसके वो आगे प्रशासन जो डेमोक्रेसी है का वो, मतलब ये नहीं होता है हत्या रुक जाए, ये डेमोक्रेसी नहीं होता है। रेप रुक जाए, ये डेमोक्रेसी नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब मेरे लिए ये है कि जो हो चुका है उसके बाद आप एक्शन क्या ले रहे हो। अगर ममता जवाबदेही। बनर्जी इसके खिलाफ एक्शन, हाँ, जवाबदेही क्या है, जवाब। और आप एक्शन क्या ले रहे हो। क्या आप जो लोग बेघर हो गए हैं उनको जगह दिला रहे हो? जी हाँ। क्या ममता बनर्जी उस बारे में बात कर रही है? जी हाँ, वो कर रही हैं। क्या वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि ऐसा हुआ है? जी हाँ, वो एक्सेप्ट कर रही हैं। क्या वो कह रही हैं, उन्होंने जब शपथ ली थी तो उनका 2 स्टेप था, कि पहला ये था कि पहले वायलेंस के बारे में बात करेंगे और उसको ठीक करेंगे, सेकंड था फिर कोविड के बारे में बात करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो ऐसा अगर वो कहते कि वायलेंस नहीं हो रहा है, चलो हटो यहाँ से, तो फिर हम मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी की किलिंग हो रही है। तो आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी की किलिंग नहीं हो रही है? नहीं नहीं, जैसा बंगाल 10 साल से था वैसे ही आने वाले 5 साल में भी रहेगा। ममता बनर्जी थी, वो रहेंगी। थोड़ा असंतुलन हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी एक बहुत जोरों शोर से आई थी और सबको ऐसा लग रहा था वो जीत जाएंगी। लोगों ने बिल्कुल खून पसीना दे दिया था। इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स रोल नहीं रहता है, कुछ पब्लिक भी थी। और जब वो हार गए तो एक थोड़ा आक्रोश होना ही है जनता में, चाहे आप पॉजिटिव साइड, लेफ्ट साइड बोलो या राइट साइड बोलो, वो आक्रोश दिखा है। पर वो नॉर्मल हो जाएगा 2-3 महीने में। सर, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान जी में जी जी बंगाल और केरला, ये 2 स्टेट हैं जहां पे ये आक्रोश होता है जनता में। सर, हिंदुस्तान में जी हाँ। और भी बहुत सारे राज्य हैं, वहां पे आक्रोश क्यों नहीं होता है? दिल्ली में जब केजरीवाल जीते तो उनके खिलाफ आक्रोश क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में जब अब देखिए ये बीजेपी जीती तो आक्रोश क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या खास है बंगाल और केरला की जनता में कि वो आक्रोशित हो जाते हैं अगर उनके खिलाफ कोई और जीत जाए तो? केरला में किस प्रकार का आक्रोश हुआ, आप कह रहे हैं? सेम चीज, पॉलिटिकल किलिंग सर। उस मुद्दे पे हम लोग फिर बात करेंगे कभी। आज तो जी। बंगाल के बारे में समझने की कोशिश करें, ऐसा क्यों है? ये क्या, कहाँ की कल को बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनी, मैं उदाहरण बीजेपी का दे रहा हूँ, हाँ उन्होंने हाँ, बना ली, तो क्या अखिलेश या क्योंकि साउथ के मायावती? बारे में इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, तो जब आप कंपेयर चलिए, करते हो तो मैं समझ जनरल नहीं पाता हूँ जनरल कि हाँ। हम आसाम की बात कर लेते हाँ हैं, पड़ोसी राज्य जी है बंगाल का, उड़ीसा की बात जी। कर ले रहे हैं। हाँ। हम्म। भाई वहां पे अगर आपके अपोनेंट जीत रही है तो कहाँ हो रही फीलिंग है? ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ऐसा आक्रोश की परिभाषा क्यों बन गई है कि ऐसा तो नॉर्मल है? आप इसे हल्के में ले रहे हो, 14 लोगों को मार डाल रहे हो। कितने लोग नहीं हैं, नहीं, आप बिल्कुल लोग हल्के में इलेक्शन ही नहीं नहीं ले रहे लड़ते हैं। सर। सर, आगे चल के तो लोग हम्म। तृणमूल के खिलाफ तो इलेक्शन ही लड़ना बंद कर देंगे फिर, कि भैया हमारी पॉलिटिकल किलिंग हो जाएगी, और फिर उसको लोग जस्टिफाई कर देंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। चल ठीक है, इस मुद्दे पे हम आगे और बात करेंगे कुल आपसे। मैं थोड़ा सा श्योर। अमित आपसे ये समझना चाहता हूँ कि बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में एक सुपर पावर की तरह उभर के आई है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिशियंस, जहां पे इनका ये सेकंड टर्म शुरू हो रहा है, और एक अच्छा संघर्ष किया है बीजेपी और बीजेपी की पार्टी ने। और बड़ी खुशी की बात है कि संघर्ष का दायरा बढ़ाते बढ़ाते वो बंगाल तक पहुंच गए, जहां पिछली बार उन्हें सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इस बार मुझे लग रहा है 76, इफ आई एम करेक्ट, उनको सीटें बंगाल में मिली है। ऐसा क्या है सर कि आपके कार्यकर्ता
मारे जा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट असहाय है, कुछ कर ही नहीं पा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? आपका इस पे क्या मत है? योगेश, पहले तो मैं ये बोलता हूँ अमित, आपकी आवाज स्लो आ रही है। ओके, माफ करिएगा योगेश। योगेश, मैं पहले आपको ये बोलता हूँ, यहाँ पे मैं किसी पार्टी को कंपेयर करने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं हमारी टॉपिक अगर ममता जी के ऊपर, तो ममता जी के ऊपर और सही है। जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सरकार है, उस चीज के ऊपर मैं बात, तो जब मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आपका जो प्रश्न था और जो उन्होंने जो बोला कि ये चीज यूपी में क्यों नहीं दिखता है, ये चीज दूसरे दिल्ली में क्यों नहीं दिखता है, या उड़ीसा में क्यों नहीं दिखता है, अमित, ये चीज आपकी भैया आवाज यहाँ पे कट रही नहीं। है। अमित, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज कट रही है आपकी। और सुनाई दे रहा है? परफेक्ट। पर मैं भी वही कहना चाहता हूँ जो अमित जी कह रहे थे, जस्ट कि मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थ नहीं करता हूँ। मतलब जो अमित कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ। हम आज के करंट हम सिनेरियो के बेस पे बात करना चाहते हैं। करंट सिनेरियो के बेस पे मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बात ये आई है कि यहाँ पे बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई, और क्या कंसर्न था बीजेपी का नहीं जीतना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पार्ट पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो बहुत पार्ट निकलेगा इसका। फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल किलिंग। सेकंड है लोग जो रह रहे हैं बंगाल में, एक डर, अगर बीजेपी को वोट दे दिया जाए तो शायद घर जला दिया जाएगा, अगर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया जाएगा शायद मार दिया जाएगा। और ये डर आम इंसान में है, वहां के इंसान में है, वहां का इंसान में जब होते हुए वहां पे मुझे नहीं लगता है कि वहां पे फेयर पॉलिटिक्स या फेयर अमित, इलेक्शन आपकी हो आवाज रहा है। आपकी आवाज आपकी आवाज आपकी आवाज कट कट रही रही है। है। आपकी आवाज कट रही जब है। हम ट्रायल कर रहे थे तो आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही थी। ठीक है, आप एक बार सेट करें पर सिस्टम। मुद्दा ये नहीं है, अगर मैं गलत समझ रहा हूँ योगेश, मुद्दा ये नहीं है। अमित बता रहे थे कि क्यों बीजेपी नहीं आ पाई, या क्यों ममता मैं बनर्जी आ मैं गई। मैं आई वही डोंट थिंक करेक्ट मुद्दा करने ये वाला है। था। मैं वेट कर रहा था, मैं वही चीज करेक्ट करने वाला था कि हम हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा ये जानने का मतलब था कि अगर बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में एक सेंट्रल फोर्स है, योगेश, तो 2 मिनट रुकिएगा, मुझे एक बार कनेक्ट करने दीजिए। तुम्हारी आवाज सही आ रही है अमित। ठीक है, टेक योर टाइम। सो योगेश, आपको परफेक्ट, अगर आवाज सुनाई दे रहा है योगेश? परफेक्ट, Fine. परफेक्ट। अ, अमित चलिए, बोलो प्लीज। माफ करिएगा जी। तो यही चीज है ना कि आम इंसान के अंदर ना एक डर रह गया है, और ये डर के कारण से वहां पे प्रॉपरली इलेक्शंस नहीं हो पा रहे। कुल आपने ये बताया कि पॉलिटिकल किलिंग्स नहीं हो रही, या जो चीजें आपने उसको काइंड ऑफ लाइट लेते हुए मेरे को ऐसा दिखा। लेकिन अगर मैं इस चीज को बोलूं बुनियादी रूप से, तो जब सीपीएम थी वहां पे, सीपीएम से जब टीएमसी आ रहा था, तृणमूल कांग्रेस जब आ रहा था, तो तब भी कम से कम 140 लोगों का मर्डर किया गया था। 2011। 2011 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये चीज जो है ना लगातार जुड़ा हुआ है उस चीज से। ये हम इस चीज का डिक्लेरेशन नहीं दे सकते या स्टैम्प नहीं डाल सकते कि ये चीज क्यों हो रहा है। इधर मर्डर करने से ये लोग हम्म इलेक्शन जीत जा रहे हैं, या कुछ नेता जैसे नेता जेपी नड्डा हो गए, या आप शुभेंदु अधिकारी हो गए, उनके कॉन्वे पे अगर आक्रमण किया जा रहा है, या उनके कॉन्वे पे अगर पत्थरबाजी की जा रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, क्या उससे जीता जा रहा है? ठीक है। तो ये चीज एक सस्पेक्टेड है कि यहाँ पे बंगाल में इस चीज के वजह से मुझे लगता है कि शायद बीजेपी किसी पोजीशन में आ रखी है। और साथ ही साथ अगर मैं करंट के जो नेता हैं इनके, उनके बारे में अगर मैं बताऊं, तो
उन्होंने एक सरकास्टिक स्पीच दे रखा था, सरकास्टिक प्रमोशन कर रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेंट्रल फोर्सेस अभी हैं, उसके बाद ब्रैकेट में था ताप परे। इसका मतलब क्या है? मतलब इसके बाद शी विल बी सपोर्टिंग, वो उनको सपोर्ट करेंगी जो नॉर्मल पब्लिक को, या उनसे बदला लिया जाएगा जो बीजेपी को सपोर्ट करे। अमित अमित मैं आपकी ठीक है। बात को समझ रहा हूँ, आपकी बात को समझ रहा हूँ। इनफैक्ट ये वही चीज है जो हम कुल बोल रहे थे। मैं बेसिकली ये समझना चाह रहा था कि क्या एक राज्य इतना ताकतवर हो सकता है कि वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की, क्या वो एक राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अपने राज्य में पॉलिटिकल किलिंग करा सकता है, या ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कुछ नहीं देखिए था उसके खिलाफ? देखिए अगर इसके हिस्ट्री पे जाएंगे तो हम बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। 1905 में जो डिवीजन हो रखा था वो तो थोड़ा अलग सा और स्टोरी है। प्लीज बोलो अमित, तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ अभी आ रही है, बढ़िया। ओके। अगर हम लंबे दौर पे चलें तो पार्टीशन के बाद से, अगर 1905 की बात से स्टार्ट करें तो कुछ लंबा ही हो जाएगा सेशन। उसको नहीं पकड़ते हुए अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो आज के टाइम में दिस इज द गवर्नमेंट जो कि 4th लार्जेस्ट गवर्नमेंट कहलाती है इंडिया में। ताकतवर तो रहेगी। कौन? बीजेपी के बारे में बात बोल कर रहे रहे हैं? हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं की बात? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में नहीं बात कर रहे, हम कलकत्ता सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है कि ये 4th लार्जेस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है। वर्ल्ड की? और जब चौथे, वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में। ओके। ठीक है। फोर्थ जब लार्जेस्ट चौथे, गवर्नमेंट है? आई मीन 4th लार्जेस्ट सरकार पॉलिटिकल है, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है। नंबर ऑफ, तो करेक्ट कर रहा हूँ, वो हाँ। पॉलिटिकल पार्टीज ओके में ओके ओके चौथे ओके। चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे। इनके पास जब ये 22 चौथे नंबर, एमपीज हैं। जी हाँ, जी। जब चौथे नंबर पे हैं ये लोग तो ऑब्वियसली दबाव तो रहेगा। दबाव था तभी तो बीजेपी यहाँ पे ज्यादा फोकस थी, तभी तो 400 करोड़ यहाँ पे खर्चा किया। जो 400 करोड़ बीजेपी ने यहाँ पे खर्चा नहीं किया था, यहाँ पे उन्होंने किसी दूसरे स्टेट पे खर्चा नहीं किया था, उन्होंने यहाँ पे खर्चा किया था जीतने के लिए। ठीक है। सिक्योरिटी रीजंस बहुत हैं, लोकल लोगों की आवाज बहुत दबाई गई थी। अगर मैं नाम लूँ एक प्रियंका शर्मा की, एक नॉर्मल मीम बनाई दी तो उसको अंदर डाल दिया गया। ये डर है, आशंका है, और कह सकते हो कुछ हद तक ऐसा डर है, लोग डर के मारे वोट ना दो, घर पे रहो लेकिन सेफ रहो। ये ज्यादा बिलीव रखते हैं नहीं योगेश। अमित, अमित हमें समझ में आ गया है कि बंगाल में बहुत पॉलिटिकल किलिंग हो रही है, पॉलिटिकली प्रेशर है, अपोनेंट्स पे दबाव पड़ रहा है। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक मिनट आ रहा हूँ, कुल एक मिनट आ रहा हूँ। फिर अमित मैं भूल जाऊंगा। मैंने अमित 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 जी के पॉइंट से मैं एक एक मिनट, आप मतलब, एक मिनट दे मुझे अमित। मैं अच्छा। फिर से इस चीज को जानना चाह रहा था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी लाचार हो सकती है कि कल को अगर त्रिपुरा की गवर्नमेंट भी ऐसे करने लग जाए, और केरला करने लग जाए, महाराष्ट्र करने लग जाए, दिल्ली करने लग जाए, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से बैठ करके रोना रोएगी और लोगों के नाम बताएगी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास कोई पावर नहीं होती है जो अपने स्टेट को बांध के रखे, यूनाइट करके रखे? इस पे मेरा सवाल था। मैं इस पे एक लाइन बोलना चाहूंगा, फिर आप अमित से मेरे सवाल का कंटिन्यू जवाब कीजिए मिल जाए, इसके मैं ऊपर। 3 बार ट्राई कर चुका हूँ सर, 1 मिनट रुक जाइए। आ रहे हैं आपके ऊपर, आप अपना पॉइंट लिख लीजिए। आ रहे हैं आपके पास, अमित नहीं प्लीज। मतलब ये यहाँ से कंटिन्यू कर लें, मेरा मेरा इस अच्छा पे ठीक है, कुछ वो नहीं प्लीज है, ऐड करो, इनसे इनको पॉइंट मिल जाएगा। प्लीज ऐड करो। तो जैसा कि आपने सवाल पूछा कि अगर पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एक बहुत बड़ी पार्टी है। जैसा अमित कह रहे हैं कि इंडिया की नंबर 4th पॉलिटिकल पार्टी में से ममता बनर्जी की पार्टी आती है। तो इनको अगर पता हो ना हो, मुझे नहीं पता था कि 4th नंबर की है लार्जेस्ट। बट मैं एक और नॉलेज दे दूं कि वर्ल्ड की नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। क्या आपको पता है? और नंबर 1 और 2 के बीच बहुत बड़ा गैप है, आप सर्च कीजिएगा। और वर्ल्ड की नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, और कहीं भी 2, 3, 4, 5 में इंडिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है वर्ल्ड में। तो अगर आप इंडिया की नंबर 4th पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे हो ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी की पार्टी को, तो बीजेपी वर्ल्ड की नंबर 1 है। तो कभी भी पावर के नाम पे या पॉलिटिकल एमपीज के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे ये बहुत छोटा है, मतलब टीएमसी बहुत छोटा है बीजेपी से, बहुत छोटा।
वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी, इंडिया के 4th पार्टी, कंपैरिजन समझिए। दूसरा, योगेश ने बहुत अच्छी सवाल पूछी, उसका जवाब प्लीज आप दीजिए कि अगर पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है तो वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी, जो मतलब रिकॉग्नाइज है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वो नहीं रोक पा रही है, वो नाम बता रही है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। यही आसाम में होगा, यूपी में होगा, तो वो बस नाम बताएगी कि ये कर रहे हैं, इनको रोको, और ये कर रहे हैं, हम इतने लाचार हैं। तो मतलब बस मेरा एक था मैं इनपुट यही कि कहना अब चाह आप रहा हूँ ना कंटिन्यू कि करिए। यही पॉइंट है जो कुल ने समराइज किया है कि नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं, वो अपने एक राज्य में पॉलिटिकल किलिंग तक नहीं रुकवा पा रहे हैं। मैं जो समझना चाह रहा हूँ जी बेसिकली, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, हम इसमें से अगर हम इसको इलैबोरेट करें तो हर किसी को इसमें Z1 स्क्वायर की सिक्योरिटी दे सकते हैं, Y स्क्वायर की सिक्योरिटी दे दिया जा सकता है? क्या नहीं वही दे तरीका सकते। है सिर्फ? नहीं दिया जा सकता है। तो जब क्या नहीं सिर्फ दिया वही जा तरीका सकता है, हो? यहाँ पे मैं खाली ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज जो करंट सरकार है उसने करवाया होगा, पब्लिक भी इन्वॉल्व है और पब्लिक का कोई केस नहीं होता। नहीं, ये हर चीज हम पब्लिक के मेजरली पकड़ के बोलेंगे इसमें नहीं सर। पॉलिटिकल किलिंग हो रही है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है। कोरोना फैल रहा है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान से युद्ध हो जा रहा है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबल। ये कोई रीजन नहीं होता ना। हमने सरकार चुनी है दो, एक हमने चुनी है बंगाल में, एक चुनी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। या तो बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दोनों लोग हाथ नहीं खड़ा कर सकते ना, नहीं तो आम जनता तो कहेगी भाई हमने चुना क्यों इन लोगों को? फिर एक जिम्मेदार होना चाहिए। और अगर अगर बंगाल की पुलिस बंगाल की चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, तो 100% ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के चीफ मिनिस्टर की है। बात खत्म। मेरा सवाल आगे था उससे कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ रोल प्ले कर सकती है कि नहीं? हाँ या ना? अगर कर सकती हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ, फेडरल सेंट्रल क्या है उसका जिस रोल? तरह जिस तरह का कामकाज अभी चल रहा है, जिस तरह की हत्याएं, जिस तरह का लिंचिंग अभी भी वहाँ के पब्लिक पे चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करे। देखिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी का हिस्सा तो नहीं हूँ, ना ही मैं उसको कोई, मैं एक्चुअली सपोर्ट करता हूँ फैक्चुअल्स, ना ही मैं उसका मेंबर हूँ, ना ही मैं उसका कोई नहीं एडवोकेट हूँ। सर, तो नहीं सर, मैं खाली यही आप बोल रहा हूँ कि सर एक मिनट पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि ना आप पॉलिटिकल सपोर्टर हैं किसी पार्टी के। आप दोनों अपना मत रखने के लिए आए हुए हैं। मत निर्भीक होकर, जी निश्चिंत होकर के अपना पॉइंट रखिए। बार बार एक ही चीज रिपीट मत करिए। जनता समझ चुकी है कि आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, आप अपना व्यू रखने आए हुए हैं। छठवीं बार ये सवाल पूछ रहा हूं मैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकल किलिंग हो रही है तो कुछ कर सकती है कि नहीं सॉरी। कर सकती है? बैठकर सिर्फ और सिर्फ विधवा विलाप कर सकती है? कि अगर ये चीज है, तो ये चीज अगर रेज हो रही है तो शायद हम ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में इसको राष्ट्रपति शासन के लिए इनकरेज कर दिया जाए। अगर ये चीज कंटिन्यूसली उनकी मूवमेंट पे जा रही है और ये चीज बोला भी गया है उनके गवर्नर के द्वारा। तो राष्ट्रपति शासन लगा देना ही एक आपके हिसाब से ऑप्शन है, और कोई तरीका नहीं हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? क्योंकि राष्ट्रपति शासन आप जब लगा दोगे तो स्टेट ममता बनर्जी फिर जब से जो है मुझे लग सिंपैथी। रहा है कोरोना का टाइम चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इसलिए कुछ नहीं कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कोविड में बिजी है। हाँ, इलेक्शन कर सकती थी, वो इलेक्शन होता तो आ जाती, लेकिन नॉर्मल। अगर देखिए, खाली वहां पे जो पार्टी पावर पे है जरूरी नहीं है कि वही सब कुछ करे। तो चलो अब ठीक है, मैं देखिए, समझ गया। मोटा मोटी मैं इस मुद्दे पे थोड़ा सा मुझे समझ में आ गया। हो सकता है व्यूअर्स को भी आइडिया लग गया होगा कि ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके पास या तो वो चली जाए और प्रेसिडेंट रूल लगा दे, पर वो भी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं। वो 6-6 महीने के लिए रहेगा, आपको फिर से इलेक्शन में जाना पड़ेगा। कुल मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि बंगाल में, स्पेसिफिकली पश्चिम बंगाल में, ये जो हम्म। सिक्योरिटी है, जैसे हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी कमजोर क्यों है? क्यों वहां के लोग डरे हुए रहते हैं? क्यों वो अपने पॉलिटिकल राइट्स का प्रयोग नहीं करते हैं? इनफैक्ट मैं क्राइम का भी रेट देख रहा था तो 2019, 2020, 2021 औसतन 20 लाख केसेस, 19 लाख केसेस, 18 लाख केसेस लगातार आ रहे हैं वहां से। और वेस्ट बंगाल क्राइम, नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से हिंदुस्तान का 11वां राज्य है।
मतलब वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार के आसपास मतलब 11वें नंबर पे है, जो कि बहुत ज्यादा। और स्पेसिफिकली जब वहां 10 साल तक ममता बनर्जी ने राज किया है और अगले 5 साल तक राज करेंगी, तो आपको कुछ लगता है कि अगले 5 साल में बंगाल एक सोनार बांग्ला बन के कुछ उभरेगा, कुछ ऐसा होगा, या ऐसे ही खेला चलता रहेगा सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो बंगाल बहुत नीचे गिर गया था। बहुत नीचे गिरने का सेंस मेरा ये है कि अगर आप बंगाल के बारे में बात करो तो शायद लोगों ने सुना होगा कोलकाता, लोगों ने सुना होगा हावड़ा, लोगों ने शायद ही बांकुड़ा सुना हो, शायद पुरुलिया सुना हो, शायद 24 परगना सुना हो। तो बंगाल का जो नॉर्मली कोई एक शहर का नाम हम लेते हैं, उसमें से हम 50% जब हम किसी राज्य का नाम लेते हैं आज के डेट में इंडिया में, तो उसमें से हम 50% जानते हैं कि आबादी शहर की तरफ रहती है और 50% आबादी गांव की तरफ रहती है। वेस्ट बंगाल का ऐसा सीन नहीं है। वेस्ट बंगाल में ना अभी भी 70% प्लस आबादी गांव की तरफ रहती है। सॉरी, आपका सवाल क्या था यही दिक्कत होती है। स्पेसिफिकली? जब आप सवाल के हिसाब से बात नहीं करते हैं, आप नहीं अपनी नहीं, तैयार, सवाल मुझे पता है आप तैयार होके आए हुए हैं। नहीं नहीं नहीं। इसलिए मेरा बहुत सिंपल सा सवाल था कि पिछले 10 साल ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल को संभाला और अगले 5 साल चलाने में, ये 700 सत्य है, ठीक है। लेकिन बंगाल 11वें नंबर पे है नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से। या तो पिछले 10 साल में ममता बनर्जी ने अच्छा काम नहीं किया, और अगर आगे 5 साल में वो अच्छा काम करेंगी, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये क्राइम रेट कम करें? मैं इसी सवाल में थोड़ा सा और जोड़ देना चाहता हूं कि बांग्लादेश नेबरिंग स्टेट है पश्चिम बंगाल का, वहां से बहुत ज्यादा इन्फ्लेट्रेशन होता रहता है। कई सारे जी हाँ। जिलों की क्या बोलते हैं, जोग्राफिकल डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, वहां से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये चाहे बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, जब भी आप किसी और राज्य, तो ये सबके साथ होता है, ये त्रिपुरा के साथ भी हुआ है, और एक लंबे अरसे तक आसाम के साथ हुआ। हम्म। पश्चिम बंगाल को 10 साल रूल करने के बाद अगले 5 साल में क्या ममता बनर्जी को चेंज कर पाएंगी? पॉलिटिकल जिसे हम बोलते हैं आम जनता सुरक्षित होगी, लोग बाहर निकल पाएंगे, क्या ये पॉसिबल है, या फिर ये खेला होगा? खेला। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे थे आप अमित? हम सवाल तीसरी बार आपसे पूछ रहे हैं कि नहीं क्या नहीं, हम समझ गए आपका सवाल। अगले 5 साल तक बंगाल में कुछ परिवर्तन आएगा मूलभूत? ममता बनर्जी कुछ कर पाएंगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी का फोकस इस तरफ है जो आप कह रहे हैं। जैसे दो तीन चीजें होती है, दो पॉइंट होता है कि मुझे लोगों को रोजगार दिलाना है, मुझे लोगों को सिक्योरिटी दिलानी है, मुझे लोगों को जीवन बीमा दिलाना है, मुझे लोगों के औरतें बच्चे बचाने हैं। ऐसे प्रायोरिटीज। दो चार पॉइंट्स होते हैं हमारे यहाँ, प्रायोरिटीज होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर जी की भी प्रायोरिटीज हैं कि मुझे पहले क्या करना है, पहले मतलब नोटबंदी करनी है, कि पहले जॉब दिलाना है लोगों को, या पहले कोविड से बचाना है, उनकी प्रायोरिटीज है। तो वैसे ममता बनर्जी की प्रायोरिटीज है। आप जो कह रहे हो वो आप बाहर बैठ के कह रहे हो कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो वहाँ बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा वहाँ पे नौकरी है, बड़ा मुद्दा वहाँ पे रोजगार है, बड़ा मुद्दा वहाँ पे है लोगों के घर पैसे अनाज ये सब पहुंच जाए। तो फिलहाल मुझे लगता है गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे रही है। और आप जो डेटा की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता उसमें कोई इंप्रूवमेंट आने वाला है ऑनेस्टली। वो शायद स्लोली स्लोली इंप्रूव होगा जब गांव धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ता जाएगा। सारे गांव आप मेरा शहर यही नहीं जवाब है। बसा देंगे तभी वहां सुरक्षित होगा? नहीं नहीं, मतलब जब लोग थोड़े पढ़ लिख के, थोड़ा मतलब सर एजुकेशन आपको थोड़ा पता वहाँ है, ज्यादा सर होगा। आपको पता है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये हिंदुस्तान का एक विभाग है जो हर जी हाँ। थाने, हर चौकी में ये जाके पता करता है कि वहां पे कौन कौन से केसेस रजिस्टर होते हैं। उसके हिसाब करेक्ट, से एफआईआर। ये डेटा सांख्यिकी निकल के आता है कि बंगाल 11वें नंबर पे है, जहाँ की आम जो हम्म। आबादी है वो 10 करोड़ के आसपास है, जो कि हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से। करेक्ट। और वहां पे लगातार कंसिस्टेंटली अपराध हो रहे हैं। वो अपराध हम्म। लोकल भी होते हैं और बगल के पड़ोसी देश के इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उससे भी होते हैं। तो मेरा सवाल है हम्म। कि पिछले 10 साल में कुछ बदला नहीं है, तो अगले 5 साल में नहीं बदलेगा? क्या ये आम जनता मान ले कि हमको नौकरी मिल जाएगी पर हमारे घर में बलात्कार होगा, हमारे को अच्छी सड़कें मिल जाएंगी क्योंकि ममता बनर्जी की वो प्रायोरिटीज है, पर हमारे बच्चों के कत्लेआम होगा? क्या ये आप कहना चाह रहे हैं ये है सोनार बांग्ला? नहीं योगेश, मैं आप इस बात को नहीं समझ रहे हो। आप हाँ। नंबर्स ऑफ केसेस पे बात नहीं कर रहे हो।
आप क्या बात कर रहे हो कि 10 करोड़ का पॉपुलेशन है, आप खुद कह रहे हो 4th नंबर का स्टेट है, और आप खुद कह रहे हो कि 11 नंबर पे है। जो टॉप 10 है उसमें वो स्टेट्स भी होंगे जो बीजेपी रूल करती है, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन तो वेस्ट बंगाल से कम होगी, जी डेफिनेटली कम होगी। जी फिर भी वो वेस्ट बंगाल से ऊपर है क्राइम रेट में, जी उससे टॉप में चल रहा है। जी तो आप नंबर ऑफ केसेस का भी सर्च करो कि वो डाउन हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, रैंक तब नीचे आएगा जब ओवरऑल नेशनली क्राइम कम होंगे, या फिर कंपैरेटिवली वेस्ट बंगाल में नंबर ऑफ क्राइम्स कम होना शुरू हो जाएंगे, तब होंगे। तो वो स्लोली स्लोली होगा, डेफिनेटली होगा। चलिए बढ़िया है, जब हिंदुस्तान सुधरेगा तो हिंदुस्तान के राज्य सुधरेंगे। अच्छी सुधरेंगे। बात है। मुझे लगा था कि हिंदुस्तान जो है वो राज्यों से मिलके बना है, आज पता चला कि राज्य हिंदुस्तान से मिलके बने हैं। मतलब पहले नेशनल हमको क्राइम कम करना पड़ेगा, तब हमारे गांव देश का क्राइम खत्म होगा। धन्यवाद आपका विश्लेषण बताने के लिए कुलवर्धन जी। आगे बढ़ते हैं हम अमित जी की तरफ। अमित जी, मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि अ, मैं फिर आपसे ये समझना चाहूंगा, इसी मुद्दे पे आपकी बात मैं राय जानना चाहूंगा। क्या ममता बनर्जी फेल हो गई हैं एक आम जनता को सुरक्षा देने के लिए? आपका इस पे क्या ओपिनियन है? जी, सबसे पहले आपको ये पूछूंगा मैं, योगेश जी, आप आपका बर्थ, आपका रहना सहना हिंदुस्तान का ही है? जी जी, कुल आपका भी हिंदुस्तान का ही होगा। जी जी जी। ठीक है। जब आप हिंदुस्तान में ही रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, स्कूलिंग, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जब आपने सब चीज यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, तो आपको इस देश का कल्चर पता है, ठीक है, इस देश के बारे में पता है। अब अगर हम बताएं कलकत्ता के बारे में, कलकत्ता में जो रह रहे हैं वो बाय बर्थ बांग्लादेशी वहां पे नहीं है। सॉरी, आई मीन वहां पे जो लोग हैं वो लोग बांग्लादेशी हैं, सर्टन फोर्स हैं। जब वो बांग्लादेशी वहां पे हैं तो उनको हमारे देश का रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है ना। योगेश, समझने की कोशिश कर रहे होगे साहब। जब उनको हमारे देश के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता है, और जब वो लोग, उनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि गट्स इतना है कि वो अपना देश पार करके इंडिया में घुस सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जिनको रूल्स रेगुलेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो शायद उनको मर्डर करने में भी कोई डर नहीं है। तो आपके हिसाब से जो मेन या मुद्दा है वो बांग्लादेशी है, राइट? तो भाई कुल जी, क्या ठीक, ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को बंगाल में इसलिए बसाया हुआ है और इसीलिए आपको लगता है कि वो चेंज नहीं हो पाएगा? आप तो पहले ही हाथ खड़ा ये कर बहुत ही दिए। नहीं, अमित जी का ये बयान मुझे लगा कि वो 2-4 नेशनल न्यूज देख देख के वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बंगाल से ही हूँ, बाय द वे, ये आप मेरा आधार तीसरी बार कार्ड भी बता रहे बंगाल हैं, का है। ये सबको पता चल गया, जी मेरे हाँ, सारे व्यूअर्स जान गए हैं कि आप बंगाल से हैं, आप सारे व्यूअर को प्रोग्रेसिव बता हैं। दीजिए आप। बात समझ गए। आगे बताइए। और मैं बंगाल के 4-5 जिला घूम चुका हूँ, मुझे कोई बांग्लादेश का नहीं मिला। और तो मतलब देखिए, इतनी आपने संख्या में आप बांग्लादेश के लोग आप नहीं है कि अब हो सकता है अमित ये कहें कि आप खुद बांग्लादेशी हो सकते हो, आपको पता नहीं है, अरे ये भी हो नहीं, सकता हम है। आपको ये तो नहीं डिबेट कह रहे हैं। पर्सनलाइज मत आपने, करिए। बात सुने, आप दोनों आप ये पहले प्रूव सुने। करिएगा हमें सीए और एनआरसी में। अमित जी, अमित अंकुल, वो सीए एनआरसी हो जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो हम बाद में बात करेंगे। मैं कुल आपको थोड़ा सा डेटा जो अमित ने बोला उस पर बताना चाहता हूँ। हाँ, बंगाल में मुर्शिदाबाद इलाका है जहां पे 66% माइनॉरिटीज रहती है। करेक्ट। मालदा है जहां 51% माइनॉरिटीज रहती है। उत्तर दिनाजपुर है जहां 49%, बीरभूमि है 37%, साउथ दक्षिण परगना। 24 परगना है जहां पे लगभग लगभग 35%, नादिया, हावड़ा 26% ये सारे जिले जो हैं ये बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। और यहाँ पे 1901 का जो अंग्रेजों ने सेंसस कराया था, अवसतन यहाँ पे 10% माइनॉरिटी के लोग थे। इसी की तरफ इशारा हम्म। होता है कि बंगाल को अगला जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से। और आप उस बात को कहां तक सही समझते हैं? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। पर
डायरेक्ट ये कहना कि ये ममता बनर्जी करवा रही है, ये गलत है। देखिए कुल हम ये टिप्पणी रखेंगे, ये चीज आपसे पूछेंगे, आपको पता है कलकत्ता का पॉपुलेशन अगर 9 करोड़ है तो उसमें कुल आबादी वहां पे बंगालियों की कितनी है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है वहां पे, और साथ में रहने वाले वहां पे बिजनेस क्लास एंटरप्रेन्योर्स पॉपुलेशन है। तो बंगालीज कितने हैं, बिजनेसमैन कितने हैं, बांग्लादेशी कितने हैं, ये आपको जानकारी है इस चीजों के बारे में? जी एग्जैक्ट डेटा तो डेफिनेटली नहीं पता, पर मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है वेस्ट बंगाल का, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मिक्स क्राउड होगा। जी बहुत अगर बहुत आप सिर्फ धन्यवाद, कोलकाता के बारे में बोल रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका ये बात मानने के लिए। वहां पे मिक्स क्राउड होगा, पर आप समझ नहीं पाए अमित ने सवाल क्या पूछा। ये क्राउड नहीं था, ये विदेशी नागरिक हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और ये क्राउड नहीं हो सकते हैं, ये हम दूसरे देश के नागरिक जी हैं। हाँ, मैं समझ गया दूसरे देश के हम नागरिक हैं, पर जिस प्रकार से हम अमित कह रहे हैं। कहने की बात यह है कि हम आपसे ही ये चीज पूछे ना कुल कि आप जब यहाँ से पैदा होने के बाद से अभी तक जितना पढ़े लिखे हो तो हिंदुस्तान का रूल्स रेगुलेशन आप जानते हो। अचानक से आपको अगर विदेश भेज दिया जाए तो वहां का रूल्स एंड रेगुलेशन से आप वाकिफ रहोगे या पढ़ के जाओगे? आप भाई साहब, आप विदेश से यहाँ पे पढ़ने नहीं आए हो, आप बांग्लादेश से इन्फ्लेट करके आए हो। यहाँ पे आकर के हिंदुस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ के आप नागरिक ही नहीं हो। नागरिक ही नहीं है। आप उम्मीद करते हो कि जो घुसपैठिए घुस करके वहां से यहाँ आते हैं, वो यहाँ पे आने के बाद रोड पे गाड़ी कैसे चलाते हैं वो सारा आरटीओ का रूल्स की बुक पढ़ेंगे। आपको पता ही नहीं रहता। नहीं नहीं, मैं तो ये भी मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठिए आए हैं उनको भी इंडिया का रूल नहीं पता, इसलिए आतंकवाद वहां फैला है। मैं तो देखिए ये भी हम जम्मू मानता हूँ कश्मीर कि के बारे में असम बात में नहीं जो कर घुसा है रहे हैं, उनको भी हम रूल नहीं बात कर पता, रहे इसलिए हैं। वहां आतंकवाद फैला है, और वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। यही होता है ना। देखिए, कौन घुसा है किसको रूल पता है यार, देखिए जब आप लीगली थोड़ी ना घुस के आए हुए हो। हम मुद्दे से भटक हाँ, जाते हैं। मैं अमित मुद्दे आपके से लिए भटक सवाल, चुके हैं हम। अमित मैं आपके लिए बहुत सिंपल सा सवाल करता हूँ। पश्चिम बंगाल जो है और आसाम जो है, त्रिपुरा जो है, नागालैंड, त्रिपुरा और नीचे के जो स्टेट्स हैं, हिंदुस्तान का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है 2126 किलोमीटर का, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि बीएसएफ है, उन्होंने खुद कह दिया कि 310 किलोमीटर ऐसा एरिया है जहां हम फेंसिंग नहीं कर सकते हैं। राइट? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर कोई इजरायली वो रेडिएशन वाला सिस्टम नहीं है कि वो अपनी बाउंड्रीज को मजबूत कर सके, या इसके लिए भी हम बंगाल की ममता बनर्जी को ब्लेम कर देंगे? नहीं, मैं इसमें ममता दीदी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इस चीज पे किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को हाँ जरूर सोचना चाहिए कब कि सोचेगी? वहां पे, हाँ जी सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए, और इसलिए भी सोचना चाहिए ताकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इस चीज को रोक सके। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज के बारे में सोच रही है। ये एनआरसी लाया इसीलिए गया था। सर आप समझे नहीं ठीक सर। है, एनआरसी ये एनआरसी सर एनआरसी जो है ना तब काम करेगा ना जब हम एनआरसी करवाएंगे। अभी तो मैं बात कर रहा हूं, पहले आप अपने बॉर्डर को तो सिक्योर करिए। 200 देखिए 2126 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसको आप फेंस नहीं कर पाए हैं, और 310 किलोमीटर में तो आपने हाथ ही खड़ा कर दिया कि भाई हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियां बहती हैं, यहाँ नाले बहते हैं, यहाँ पत्थर। क्या 2021 में अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं? ये मेरा पॉइंट है। हम कैसे घुसपैठियों को भगाएंगे वो बात की बात है सर, वो बाद में समझा जाएगा। पहले बॉर्डर तो सिक्योर करो। क्योंकि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, पिछले 2016 से 2019 के टेन्योर में पूरे बंगाल में जो रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन है वो आए हैं 2548। इतने केसेस इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किए, अनरिकॉर्डेड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। उसमें से एफआईआर हुआ है 2104 के खिलाफ, जिसमें नाम जब्त होते हैं, जैसे बोलते हैं एफआईआर में जो नेम आता है वो सिर्फ और सिर्फ 4189, एक कम 90, इतने लोग का हुआ है, जिसमें से अरेस्ट सिर्फ 4000 हुए हैं। जिनके खिलाफ चार्जशीट आई है वो 1100 के आसपास है, और कन्विक्टेड मतलब आपके देश में 2500 लोग घुसते हैं, उसमें सिर्फ आपने जो गुनेगार साबित किया है वो 212 लोगों को किया है। मैं यही जानना, ये तो बात कर लेंगे सर, ये एफआईआर उनको कन्विक्ट करेंगे, प्रत्यर्पण। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर हो चुका है, खासतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपने बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर सकती है?
देखिए ये बहुत भारी सवाल आपने पूछ रखा है, और मैं वही फिर से प्राथमिकता के वे में जिस तरह हम बताए थे आपको कि हम बीजेपी के मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना ही मेरे हाथ में कोई डिसीजन है। मैं अप्रिशिएट करूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन इसका सवाल का जवाब शायद सरकार प्रॉपरली देती है। हम आम आदमी है, हम टिप्पणी रख सकते हैं इस चीज के बारे में, हमें जो मुसीबतें हो रही हैं, लेकिन सर आपको सवाल मौका सर आपको बुलाया इसीलिए गया है कि आप आम आदमी की तरह अपने व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें। क्या क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट गलत कर रही है, सही कर रही है, ये आपका पॉइंट ऑफ जी व्यू होना चाहिए। इसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इसमें वो बाउंड्री करवाइए, आपका व्यू होना चाहिए। आपको ये इसलिए तो जी बुलाया गया ना ये ताकि आप चीज अपना व्यू रखिए। जी इसमें अगर आप कह रहे हैं तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेगी या कर रही होगी, या आईएनएस को यूज करेगी अगर वहाँ पे कुछ वाटर कंस्टेंट वाले एरिया है, तो उस चीज में शायद पास में बे ऑफ बंगाल है, तो शायद आईएनएस को यूज करेगी उस चीज सर ऐसे तो देश की सुरक्षा नहीं हो सकती है सर, जिस तरह से यूज को। करेगी, जिस तरह से फ्यूचर। भाई 10 साल मोदी को होने को आ गए हैं, 2 साल के बाद 10 साल कांग्रेस रही है, देश परेशान है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इतने फंड्स, इतने बजट उनके पास होते हैं, क्या वो अपने देश के बॉर्डर्स को फेंस नहीं कर सकती है? चलिए ठीक है, मैं आप तो पहले ही आम आदमी है, आम आदमी से क्या ही सवाल पूछें, आप पहले ही डिफेंसिव हो जाते हैं। और मैं आप दोनों की जानकारी में बता दूं कि मेरे ऑडियंस को 7वीं बार ये समझ में आ गया है कि आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो निर्भीक होकर के आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करें। ठीक है, मैं लास्ट चीज हम देखिए इसमें हम निर्भीक होकर ही बात कर रहे हैं, हमको कोई भय नहीं है हमारे अंदर। लेकिन देखिए कुछ चीज तो आपको जो डिसीजन पावर नहीं दिया गया था, उस चीज का हम खाली पॉइंट्स रख सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, सर एक क्योंकि आप डिसीजन वोटर हो, पावर हमारे हाथ में नहीं है। सर आप हिंदुस्तान के एक वोट नागरिक हो, आप वोटर हो, आप अपनी बात को कह तो सकते हो। बात कहने में क्या डर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम हमारी जिम्मेदारी है कि बाउंड्री सुरक्षित की जाए, उनके पास योगेश बेस जी है, हम उनके हमारी पास हम साथ है। हमारी योगेश जी हम हमारी बातें रख रहे हैं। आप जिस आप तरह से गलत रख मान रहे रहे हैं हो, ना, हम हमारी बातें रख रहे हैं। हम यहाँ पे हमारी बातें रख रहे हैं, और बात रख के हम ये भी कह रहे हैं कि हाँ ये जगह पे बीजेपी शायद गलत हो भी सकती है कि उन बाउंड्रीज को उन्होंने सुरक्षित अभी तक नहीं किया है, या वहां पे अभी तक सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग नहीं की। हम ये मान भी रहे हैं, ये चीज करना ही चाहिए। बहुत सही है खाली सर, हम ब्लेम नहीं दे सकते कि दिल्ली की सरकार गलत है। बहुत सही सर। एक पुराने पोएट हुआ करते थे, उनका मैं नाम मिस कर रहा हूँ, वो एक लाइन कहा करते थे कि आ, 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 वो लाइन मैं भूल चुका हूँ, जब मुझे याद आएगी तो मैं वो लाइन बताऊंगा। लेकिन चलिए आगे समझ बढ़ते नहीं हैं, आ अपने लास्ट सवाल के ऊपर जाते हैं। कुलवर्धन, मैं आपका मैसेज देख चुका हूँ, ये डिबेट लंबी चल रही है, पर कोशिश करेंगे लास्ट सवाल से ही मैं इस चीज को समराइज करूंगा। कुलवर्धन ये बताइए कि कोविड की जो सिचुएशन बंगाल में है, क्या आप उससे खुश हैं? कोविड मैनेजमेंट जो बंगाल में हो रहा है, क्या आप उससे खुश हैं या सेटिस्फाइड हैं? कोविड मैनेजमेंट जो बंगाल में हो रहा है या जो नेशन वाइड हो रहा है, मैं आइए दोनों से खुश बंगाल नहीं पे, हूँ। हम ममता बनर्जी के ऊपर बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद ममता बनर्जी। क्या बंगाल में जो कोविड मैनेजमेंट हो रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं? जी नहीं, मैं किसी भी स्टेट से सहमत नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल भी उसी में इंक्लूडेड आता है, कोई अपवाद नहीं है वो। ममता मैं बनर्जी को सेंट्रल ऐसा, का सब ममता बनर्जी ने ऐसे 3 ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं जिससे बंगाल में कोरोना रुक जाए? वैक्सीनेशन कैंप कह लीजिए, वैक्सीनेशन कैंप्स हैं जो बढ़ाए गए हैं, उनकी हालत बाकी स्टेट जैसी नहीं है। मैं छोटे छोटे जिला में जानता हूँ जो मतलब जहाँ 12-12 13-13 कैंप लगाए गए हैं। मतलब जितना एक स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, जब से वो पावर में आई है उसके बाद से उन्होंने मोदी के बारे में कुछ कहा नहीं है, या अब वो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। ये स्टेट गवर्नमेंट का मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा लगता है, वेस्ट बंगाल का और भी अच्छा लगता है। अब वो पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रही है, अब उनका मोदी पूरा जी, से पूरा फोकस सिर्फ कोविड के लिए। कुल कुल धन्यवाद आपको। ममता बनर्जी मोदी जी, जो कर रही हैं वो अच्छा लगता है। आपकी जानकारी मैं थोड़ा सा बढ़ा देना चाहता हूँ। अच्छा नहीं लगता मुझे यार। नहीं, जो एक एज अ स्टेट वो कर सकती है वो आपको अच्छा लगता है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि आप वहां पे 4-6 जिले घूम चुके हैं और वहां पर रह भी हैं। मैं आपकी जानकारी बता देना चाहता हूँ कि बंगाल जो है वो पथेटिक परफॉर्म कर रहा है कोरोना के मैनेजमेंट कोविड में। में मध्य प्रदेश उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राजस्थान उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और नागालैंड जैसे राज्य भी उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
बंगाल स्पेसिफिकली, अब मैं कल की बात बता रहा हूँ, वहां पे 14,218 केसेस आए हैं। और कलकत्ता में ये जो केस है स्पेसिफिकली, अमित जी आपके हिसाब से 2,970 के आसपास केसेस आए हैं। और आप जो बता रहे हैं कि वहां कुछ टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग पे मैं आपको एक फिगर बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। फिगर कुछ ऐसा है सर कि टोटल टेस्ट आज तक यहाँ पे हुए हैं 56 लाख के आसपास। और हर 10 लाख के ऊपर जो इनका केस है वो मात्र 55-56 हजार के आसपास है। और पॉजिटिव रेट जो है वो 8% है। इतना पैथेटिक परफॉर्मेंस चल रहा है, ऊपर से आप रैलियां करवा रही हो। आप 10 साल से वहां पे मुख्यमंत्री थी, आपने स्टेट लेवल पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि भाई स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है। क्या ऐसा किया था पिछले 10 साल में ममता बनर्जी ने जिससे कोविड वो बचा सकी, रोक सकी, अच्छा मैनेजमेंट कर सकी? और अगले 5 साल में क्या सुधार करेंगी? क्या आप कुछ बताएंगे या फिर सीधे सरेंडर कर देंगे? नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि जितना मतलब मुझे आइडिया है, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, इवन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्लस कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स, उन्होंने उन सब में फ्री करवा दिया है कोविड का इलाज। प्लस ऐसा किसी भी, पता नहीं मुझे स्टेट गवर्नमेंट में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि जिनको हम कोविड वॉरियर्स कहते हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या जो नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, उनमें से अगर किसी को कोविड हो जाता है तो 1 लाख रुपया उनको देना। अगर किसी की कोविड से डेथ हो जाती है फैमिली में तो 10 लाख रुपए उसको, उसकी फैमिली को देना। मतलब इतना तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर रहा होगा। जहां तक सुधारने की बात है, आ, ये सब चीजें तो वो कर रहे हैं, साइड बाय साइड सुधारने की कोशिश भी कर रहा है। हाँ, अब सुधारने में समय लग रहा है अगर आप ये कह रहे हो तो जी हाँ, समय तो पूरे इंडिया को लग रहा है। वेस्ट बंगाल अगर उसमें से अपवाद आपको लग रहा है कि वो खुद से रेमडेसिविर बना ले या खुद से वैक्सीन बना ले, तो ये तो संभव नहीं है। एक टाइम हुआ करता था सर, बंगाल, कलकत्ता जो है वो हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करता था। जी और हाँ हम जी। इतनी उम्मीद करते हैं कि बंगाल उस लेवल पे है जो देश की तमाम मेडिकल और तमाम तरह की जरूरतों को खुद पूरा कर सकता है। और हम शायद इसी बात पे आपको फोकस करेंगे कि बंगाल को इतना कमजोर मत समझें, और बंगाल को उम्मीद करें कि बंगाल आगे चल के कुछ महान और बड़ा काम करे। अमित जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि बंगाल में कोविड मैनेजमेंट पे आपका क्या राय है? जी 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 योगेश जी, मेन है ऑब्वियसली ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर है। लेट्स टॉक अबाउट ठीक बंगाल है, सर। पूरे देश में चल ही रही है। और जब पूरे देश में चल रही है तो कंसर्न है, लेकिन अगर हमारा टॉपिक है बंगाल के ऊपर तो जी। हम ये बोल सकते हैं कि मेरे कलीग नहीं, मेरे एक दोस्त है, उनकी ही बात करता हूँ। तो उनके दोस्त के कुछ फैमिली मेंबर्स कुछ कंसर्न में थे, लेकिन वो भी एक कॉर्पोरेट में जॉब करते थे। और अच्छा खासा उनका पैकेज है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा खासा है। और जब अच्छा खासा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनका सैलरी पैकेज कुछ 30-35 से 40 के आसपास रहेगा। कहना क्या चाहते हैं आप हाँ, इस उदाहरण को देकर के? हम इस सिद्धांत को लेकर पूरी बात बताते हैं, सुनने का पेशेंस रखिए। तो जब 40 लाख का पैकेज है बंदे का, और 40 लाख में बंदा अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करवाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उस बंदे का पॉकेट पूरा खाली हो चुका है। अब बंदा गुजारिश कर रहा है कि हमको जगह दीजिए सरकारी अस्पताल में, हम वहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। और सरकारी में भी नहीं हो पाया तो लास्ट में उनके पिताश्री का देहांत हो गया। दुखद खबर है। फर्स्ट पॉइंट जी। अब कॉस्टिंग, इस चीज को अगर सरकार उनकी है तो कॉस्टिंग को लोअर डाउन करे, लोअर डाउन करे। सरकारी प्राइवेट के जो फीचर्स हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि देखिए इस चीज से हर इंसान संक्रमित हुआ है। हर इंसान जब संक्रमित हो रहा है तो हम अगर पॉवर्टी लाइन को देखेंगे, अगर 30% के हिसाब से अगर पॉवर्टी लाइन चल रहा है तो ये गरीब लोग कहाँ चिकित्सा करेंगे? सर ये आप पूछ रहे हैं तो या फिर मैं समझना चाहूंगा आप मुझसे पूछ रहे नहीं, हैं? ये हम बता रहे हैं कि ये हम आपको बता रहे हैं कि इनके लिए भी प्रावधान करें। कौन? बंगाल की गवर्नमेंट बंगाल के जो नहीं कर पा रही अभी? सरकार को, जो नहीं कर पा रहे। अब दूसरे पॉइंट तो बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो पॉइंट ये कोविड है, मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रही है। प्लीज अमित कंप्लीट करें नहीं प्लीज। कर पा रही। जी जी। अब दूसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो
देखिए कोविड का टीका का जो कॉस्ट है, जो पैसा है, जब हिंदुस्तान में कोविडशील्ड का जब WHO ने जब पेटेंट शेयर करने के लिए बता दिया गया है पूरे दवाइयों का, जब इस चीज पे बिजनेस नहीं हो रहा है इतना ज्यादा, तो बंगाल की सरकार इस चीज पे, मेडिसिन पे, वैक्सीनेशन पे बिजनेस क्यों कर रही है? कहने का मतलब है प्राइवेट हॉस्पिटल एक वैक्सीनेशन कॉस्ट 1000 रुपए ले रही है, 1500 रुपए ले रही है, इसमें गरीब इंसान कब तक वैक्सीनेट होता है? तो मुद्दा ये है आपका, लॉट की प्राइवेट, जी प्राइवेट वालों को इतना महंगा जी। मिल रहा है और गवर्नमेंट जो है उनको सरकारी अस्पतालों से सुविधा देनी चाहिए, जो वो नहीं कर पा रही है। जी, नहीं कर पा रही है। देखिए इसके लिए अगर हम कंपेयर करें, आपको एक राज्य के साथ अगर कंपेयर करें, तो नवीन पटनायक सरकार जो कि मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, सारे सरकारी अस्पताल में मुफ्त में ये दिया जा रहा है। जब मुफ्त में दिया जा रहा है तो एक गरीब भिखारी भी ले सकता है यहाँ पे, और एक मुख्यमंत्री भी आके यहाँ पे ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहां फ्री दिया जा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां 1000-1500 लिया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी फ्री कर दिया जाए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फ्री कर दिया जाए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लेकिन में मैं फ्री तो भी अगर नहीं हो रहा, कोई भी हम्म, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फ्री नहीं भी हो रहा है, ठीक है, दाम उतना लगाइए जितना आपका, जितना कि एक पब्लिक के पॉकेट में मिनिमल अमाउंट रहता है। हाँ, अगर पर मुझे ये बात वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं रहता हूँ अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। मुझे भी एक वैक्सीन का अगर मैं कॉस्ट देखूं, आप जाके देख सकते हैं ऑनलाइन, मुझे भी 950 पड़ रहा है कोविशील्ड का, और 1350 पड़ रहा है कोवैक्सीन का। जी और सिर्फ गवर्नमेंट संस्थानों में फ्री तो है, पर वो मुझे मिल नहीं रहा है उसका। तो ये तो हर जी, स्टेट का हालत है। यहाँ पे मैं फिर से ये बताऊंगा। आज मैं कंपेयर इसीलिए उड़ीसा का और बंगाल का कर रहा था। उड़ीसा मुझे बेटर सिचुएशन में लगता है बंगाल से, और जी। यहाँ पे बेटर सिचुएशन हमें इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टेप्स ली गई है, मुफ्त में करा दी गई है, हॉस्पिटल में कम खर्चे में इलाज किया जा रहा है, तभी तो लोगों की जान बच रही है। हाँ, अब उड़ीसा मॉडल बंगाल मैं मानता हूँ कि में अच्छा वर्क कर रहा है, पर अगर हम सिर्फ वेस्ट बंगाल को कहें कि वो उतना प्राइस ले रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले स्टेट में बैठा हूँ नहीं, और मैं भी उतना ही प्राइस दे रहा हम हूँ। यहाँ पे सरकार को, जी कुल हम यहाँ पे सरकार को बोल सकते हैं कि ये स्टेप्स लीजिए जिससे कि शायद ये फायदा हुआ और सरकार गिरने से बचे। अभी चुनी गई सरकार है, अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो शायद ये भी हो सकता है कि पब्लिक जो है वहाँ की, वो उनमें गुस्सा और फूटेगा, या दुखी और होंगे, या और सिविल वॉर हो कुछ जाएगी। और कंसर्न्स हाँ, और सिविल वॉर हो आएंगे, तो जाएगी, उसके बाद ऑब्वियसली बंगाल हो जाएगा वहां। एक मिनट वापस आते हैं दोस्तों। हम 1 घंटे से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। मैं समझ गया हूं कि आप दोनों लोग इस बात को नहीं समझ रहे हो। एक तरफ अमित ने बोला कि सरकार को फ्री में कर देना चाहिए, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि सरकार इतनी कमजोर क्यों है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि उनको प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है 900, 1200, 800, 650 रुपए की वैक्सीन बनवाने के लिए? क्यों नहीं भारत की सरकार, जब अग्नि 3, अग्नि 4 रॉकेट मिसाइल रॉकेट लॉन्चर बना सकती, तो 2 विभाग खोल दे और वो वैक्सीनेशन पे भी काम करे। हर चौथे साल तो वैक्सीन कोरोना वायरस आ रहा है, जी 2007 से किया था, क्यों नहीं कर? जी, इस चीज का देखिए, इस चीज का कोई भी आपको सरकार बताए, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे डे 1 से कि हम इस चीज के लिए लड़ पाए। ठीक है, तभी हमारे पास R&D रिसर्च सेंटर अगर सरकारी के पास बोला जाए तो बहुत ना के बराबर है, या आपको डबल डिजिट में ही खाली मिलेगा। डबल डिजिट मतलब 10 के नीचे ही या 20 के नीचे ही आपको R&D सरकारी मिलेगी। मेजर प्लेयर्स जो है प्राइवेट है। आप ये हमें बता सकते हैं कि ठीक है, ये इस चीज से हम सीखने के बाद हमको सरकारी रिसर्च सेंटर्स और बनाने पड़ेंगे, या जी अमित, मैं यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। जब प्राइवेट प्लेयर हमारे है ना, जो रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा खर्च करते हैं और वो नई नई वैक्सीन लेकर आते हैं ना, तो आम आदमी को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि वो 900 की क्यों मिलती है, वो 1200 की क्यों मिलती है, फिर आप खरीदिए, बात खत्म। जी। अब कुछ खर्चे जो कुछ वोट्स जो आम आदमी ने सरकार को दे रखा है, उसको उम्मीद रहता है सरकार से।
बात समझ रहे हो आप? उसको उम्मीद रहता है कि हमने अगर इस सरकार को खड़ा कर रखा है तो हमारे भलाई के लिए भी कुछ करे। ठीक है, तो ये भलाई कहाँ हो रही है? ये भलाई आप उड़ीसा के लोगों से पूछो कि उनकी नवीन पटनायक सरकार करके उनको दे रही है। सर, नवीन पटनायक ने वैक्सीन को खरीद लिया और फ्री में बांट रही है। वो पैसा नवीन पटनायक का नहीं है, वो आम जनता का है। सर, यही आप कहना चाह रहे हो ना? उनके पास सरप्लस मनी होगा या उन्होंने मैनेज किया होगा, यही कहीं से कट शॉर्ट किया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो वैक्सीन तो बना रही है या वो आपको 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 लग रहा है आपको लग रहा है बंगाल के पास सरप्लस रेवेन्यू अमाउंट नहीं है, या बंगाल सरप्लस अमाउंट नहीं कमाता है, या सर, ये आप बंगाल हमसे पिछड़ा पूछ रहे राज्यों हैं? में आता है? ये पूछ रहे हैं आप हमसे? हाँ जी, हम आपसे पूछ रहे हैं जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता कि देना चाहता हूँ। मैं जी जी, नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ सर। मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरा काम है कि मैं बंगाल को बात करूं, बंगाल के विषय में बात करूं। सर, बंगाल जो है वो बेसिकली हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा डेवलपिंग स्टेट नहीं है, राइट? पर जीडीपी के हिसाब से ये बंगाल चौथे नंबर पे कंट्रीब्यूट करता है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पे बंगाल है। और उड़ीसा 21वें नंबर जब पे आता है। जब 21वें नंबर वाला कर सकता है तो चौथे नंबर वाला क्यों नहीं कर सकता? आपको फिगर चाहिए तो मैं अभी वो ट्रिलियन से बता देता हूँ। मेरे पास वो भी फिगर है, पर अभी फिगर मिल नहीं रही है। मैं लिख के बैठता हूँ चीजों को, माफ कीजिए, बट चौथे नंबर पे है, ये आप समझ लीजिए। थोड़ा नौसिखिया एंकर है, अभी सीख रहा है। मेरे पास वो चीजें भी नहीं है। बट फिगर मिल नहीं रहा। अगर बंगाल आप कैसे डिपेंड कर सकते हो कि पश्चिम बंगाल जो है वो पैसे नहीं खर्च कर सकता है, और आप कहो कि वो 900 कर रहा प्राइवेट प्लेयर वाले, आप उड़ीसा सीखिए, पूरा हम थमा रहे हम हो। आपसे हम आपसे हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि पैसा खर्च नहीं कर सकता है। ये सर, देखिए, अगर बंगाल है सर सरकार वहां बंगाल की, तो सर सरकार को सर सर मैं खर्चा आपको करना चाहिए। मैं खींच के लाऊंगा, पकड़ के लाऊंगा पॉइंट पे। 2021 के जब इलेक्शन हुए थे असेंबली का, विधानसभा का, तो यहां पर बंगाल में दो प्रमुख पार्टियां थी, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। इन दोनों के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर इनकी सरकार बनती है तो वैक्सीनेशन फ्री होगी। दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया है। अब आप कहां जाएंगे? प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएंगे या उड़ीसा पे जाएंगे, या फिर कहेंगे खुद डेवलप करो? कहाँ घूम के जाएंगे? मैं समझना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए। देखिए, सरकार ने एक चीज अच्छा कर रखा है कि जो पैटर्न था वो पैटर्न को शेयर कर दे रही है सबके साथ, ताकि मास प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, सरकार ने ये करके दिया है। अब हर चीज हम सेंट्रल फोर्सेस पे तो नहीं डाल सकते ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो नहीं डाल सकते, या कि आप ही इसको करवा के दीजिए। कुछ चीज सेंट्रल कर रही है, कुछ आप करिए। ठीक है, छोटा सा करेक्शन कर दूं कि वेस्ट बंगाल 6वें पोजीशन पे है, ना कि चौथे। उससे ऊपर गुजरात, कर्नाटका, यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों की बात। आप लोग एक अच्छे जागरूक भारतीय नागरिक हैं, पर आप लोग टोपी फिरा रहे हैं। मतलब साफ साफ आप बोल नहीं पा रहे हैं कि किसकी गलती है, क्यों गलती है। आप घुमाए खड़े हैं इधर उधर इधर उधर। दोनों लोगों के बारे में बोलना चाहूंगा। आखिरी सवाल। देखिए योगेश जी, आखिरी घुमा, मैं देखिए मैं फिर से मैं आपको मैं आपको फिर अमित अमित हम इन सारे मुद्दों पे फिर से डिस्कस करेंगे। बस फटाफट खत्म कर देता हूँ लास्ट सवाल पूछ करके। अमित, आप ही से शुरू करता हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बंगाल 11वें नंबर पे है सर। 11वें नंबर पे, मतलब क्या कहते हैं आप? 11वें नंबर पे है, ये सही जा रहा है बंगाल, या इससे अच्छा कुछ कर सकता था? देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, प्लीज मैं बताइए, शॉर्टकट में बताऊंगा, कोशिश समझ करूंगा। लीजिए। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में आई हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे जब मुगल आए, सब चीज आता रहा, चलते रहा, तो बंगाल एक ऐसा राज्य था जिसके पास सरप्लस अमाउंट था। हिंदुस्तान हिंदुस्तान के जो आज के व्यापारी कहलाए जाते हैं, राजस्थान और गुजरात, यहाँ के व्यापारी जाके कलकत्ता में व्यापार करते थे। ठीक है, जब ये व्यापारी वहां पे बैठे हुए थे, व्यापार करते थे, तो व्यापार बढ़ता था ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज पे बंगाल के लोग, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कुछ हद तक हिंदुस्तान की जनताओं से अलग है। ये कुछ एक्साइटेड लोग रहते हैं जो म्यूजिक, डांस, लिटरेचर की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। ये लोग बिजनेस की तरफ बहुत कम परसेंट है। तो ये जो गुजराती और मारवाड़ी थे, ये लोग जब ऊपर पिक करना चाहते थे, पिक हो रहे थे, तो मैक्सिमम बंगालिस्ट में एक स्ट्रैटेजी रहता है यूनियन क्रिएट करना, और यूनियन क्रिएट करके बिजनेस
यूनियन होने के बाद बिजनेस हैम्पर हुआ है बंगाल में। अब अगर इस चीज को कहा जाए तो सबसे पहले एक जाने माने हमारे बिजनेसमैन है तो आदित्य बिरला। आदित्य बिरला जैसे आदमी बंगाल में मार खा रखे थे, तब जाके वो वहां से मूव किए और बंबई में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब दूसरे आदमी आते हैं हमारे रतन टाटा। रतन टाटा जब आए बिजनेस करने के लिए सिंगूर में, तो यही सेम रतन टाटा को वहां पे जमीन 2006 देने में आनाकानी, जमीन लेने में आनाकानी, ये जब कंसर्न फेल हुआ तो वो वहां से मूव की दूसरी जगह चले। और आज की सिचुएशन में ऐसा और भी हो रहा है कि गुजराती मारवाड़ी जो थे वो मूवमेंट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो जगह छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये धंधा वहीं पे होता है जहां पे जगह शांत रहे, लोग शांत रहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और अमित पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। अमित आपका पॉइंट समझ में आ गया है कि बंगाल एक अरसे से बहुत अग्रणी राज्य रहा है, वहां पे बहुत लोग बिजनेस से रिलेटेड रहे हैं, बट हाल फिलहाल में पिछले 2-3 दशक में खास तौर पे जब यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तो यहाँ पे ये जो यूनियन बाजी होती थी वो बहुत ज्यादा हो गई है। और रिसेंटली ममता बनर्जी, अच्छा कुल जी आप ये इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं इसमें एक पॉइंट रखना चाहूंगा योगी जी। योगी जी देखिए, ज्योति बसु से एक गलती हुई थी कि ज्योति बसु को जब हमारे यहाँ पे सिस्टम डेवलप हो रहे थे तो ज्योति बसु के पास सबसे पहले एक ऑफर आया था कि हिंदुस्तान में कलकत्ता में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करने के लिए। ज्योति बसु उसको करने नहीं दिए थे, ठीक है। आज पछता रहे हैं, करने क्यों नहीं दिए थे? सिस्टम आएगा, लेबर घट जाएगा। आज सिस्टम लेबर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ सब क्वालिटीज को बढ़ा रहा है सिस्टम, आईटी सिस्टम, ठीक है। तो ज्योति बसु ये चीज को बाद में रियलाइज किए, और जब वो जाके उन बिजनेसमैन के सामने जाके गड़गड़ाए कि आओ हमारे स्टेट में बिजनेस करो, तब वो फिर से रिटर्न नहीं। शायद मुझे लगता है कि सरकार, अगर ये करंट सरकार जितनी जल्दी समझ जाए और जितना सुविधाएं प्रोवाइड करे इस चीज के लिए, तो शायद जिस तरह पहले था उस तरह फिर से पीक होना शुरू हो। करेक्ट। कुल इसी बात को आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल 11वें नंबर पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे 2021 के सेंसेक्स में। मतलब इतना बुरी हालत है पश्चिम बंगाल की, जहां पे 10 साल ममता बनर्जी ने रूल किया है और अगले 5 साल रूल करने वाली है, कि ये गुजरात से भी गया गुजरा है, आंध्र प्रदेश से भी गया गुजरा है, झारखंड जैसा राज्य जो कि काफी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, उससे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, इन सबसे पीछे है बंगाल। सर क्या कहते हैं कि ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में ऐसा क्या किया है और अगले 5 साल में क्या करेगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोबारा सुनार बांग्ला बने हमारा प्यारा बंगाल? तो देखिए, जो अमित जी ने कहा मैं उसी में ऐड करना चाहता हूँ। ये ममता बनर्जी के आने के पहले की कहानी है, जिसके वजह से आज के डेट में भी लोग कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 11वें नंबर पे आता है। पर अगर आप नेशनल रेट देखें तो वेस्ट बंगाल का रेट, नेशनल इंडस्ट्री जो ग्रोथ रेट है, उससे ऊपर वेस्ट बंगाल का अकेले का ग्रोथ रेट है, ठीक है। परसेंटेज वाइज तो इतना, तो मैं आपको इस चीज में रोकना चाहूंगा। एक नॉर्मल एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। सिंगोर में टाटा का प्लांट नहीं आया था, सेम वही टाटा का प्लांट हमारा अहमदाबाद में सानंद में चला गया था जी। सेम कब्रिस्तान आपका सिंगोर में था और वही कब्रिस्तान आपका शानंद में था। आप जानते हो शानंद का सिचुएशन आज ऐसा है कि टाटा वहां पे जाने के बाद वहां पे फॉर्ड आ रखी है, वहां पे टाटा है, बॉश है, मारुति है, हीरो है, होंडा है और भी अन्य कंपनीज आ रही है। और आज वही जगह शानंद, जो कि कम से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से, और उस जगह पे प्लॉट का कॉस्ट जो चल रहा था स्क्वायर फुट 10 रुपए 15 रुपए, आज करोड़ों में हो चुका है। इसमें बेनिफिशियल कौन है? डेफिनेटली गुजरात है। उस टाइम पे मतलब गुजरात का जो बिजनेस माइंड था वो काम आ गया। उन्होंने गुजरात के जो भी पॉलिटिकल पार्टी थे उस टाइम पे, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रतन टाटा को कनेक्ट किया और सक्सेसफुल कर गया, जो वेस्ट बंगाल ने नहीं किया। पर वेस्ट बंगाल में उस टाइम ममता रूलिंग पार्टी में नहीं थी, ये भी आपको मानना पड़ेगा।
पॉइंट अभी यहाँ पे है कि जब से ममता बनर्जी आई हैं तब से क्या हुआ है, अगर वो पॉइंट आप कह रहे हैं तो वो ग्रोथ पे आप बात कीजिए। उससे पहले वेस्ट बंगाल ने जो किया वो बिल्कुल हाँ। तो जी देखिए, हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक ऐसा एरिया है और नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया ऐसा है आपकी आवाज जहाँ थोड़ी पे ना कट रही है। हाईवे। जी, अभी आ रही है आपको आवाज? जी जी, लेकिन कटी कटी ही आ जी। रही है। ठीक है, सुधार करने की कोशिश करते हैं। अभी आ रही है आपको आवाज? बहुत साफ आ रही है, आप बताइए। एक सेकंड दीजिए मुझे, जी आप अगर बोलते मेरे रहिए। साइड से कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ बोलिए। जी। हम कह ये रहे थे कि बंगाल में अगर सरकार है तो सरकार को नए नए बिजनेस, करंट सरकार ने को और नए नए बिजनेस लाने के लिए लोगों लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए बिजनेस स्ट्रक्चर अपने से खड़े करने पड़ेंगे। भूमि अधिग्रहण करे और भूमि को सस्ते दाम में इंडस्ट्रीज को दे। ठीक है, और आज की सिचुएशन ऐसी है, अगर आपको कहें कि जूट इंडस्ट्रीज में कम से कम 70 to 75% जूट का जो इंडस्ट्री था वो कलकत्ता मैनेज करता था। मतलब इतना हाई पॉपुलेशन ऑफ जूट इंडस्ट्रीज कलकत्ता में थी। लेकिन आज के टाइम में मैक्सिमम जूट इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। वो बांग्लादेश शिफ्ट हो ठीक है, चुकी है। इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार भी नहीं कहता हूँ या पब्लिक को जिम्मेदार नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सरकार को स्टेप्स उठाना चाहिए और उन सबको प्रॉपरली एक मैनेज करना रूल चाहिए। लाइन में बैठाइए, रेगुलेशन करिए, ताकि वो फिर से जूट इंडस्ट्री स्टार्ट हो, लोग एम्प्लॉय आप लोग एम्प्लॉय हो अमित जाएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा फिर से। अमित जी अमित इस पॉइंट पे मैं फटाफट कुल का व्यू रखना चाहता हूँ। कुल, आप इस पॉइंट पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? दो सवाल हैं। बंगाल में पिछले 10 साल से ममता बनर्जी का शासन था, उन्होंने क्या कदम उठाए? अगर आपको थोड़ी जानकारी हो तो बताइए दर्शकों के लिए। और अगले 5 साल में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि वही एक सोर्स होता है एम्प्लॉयमेंट का, आपने शुरुआत में बोला भी था कि उनकी प्रायोरिटीज कहीं और है, तो क्या लोगों की एम्प्लॉयमेंट ममता बनर्जी की प्रायोरिटीज हैं? कुछ इस पे आप प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, मैं पर्टिकुलर तो नहीं बता सकता कौन सा इंडस्ट्री, बट मैं मोटा मोटी जो एक आम जनता को पता होता है वो बताता हूँ मैं आपको। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में अगर आप कहें तो मैं वही रिपीट करना चाहूंगा। वेस्ट बंगाल का जो एवरेज ग्रोथ है जो 10 सालों में, वो नेशनल ग्रोथ से ज्यादा है। कितना है? सेकंड, परसेंटेज वाइज आप सर्च कर लीजिए प्लीज, कुछ नेशनल शायद 9% है और वेस्ट बंगाल का 11% है। और अगर आप देखेंगे तो सोवियत संघ ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में, एक होता है कि किसको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, तो उसमें ममता बनर्जी को अवार्ड दिया है। ममता बनर्जी को दिया है पूरे वर्ल्ड में अवार्ड कि किस चीज को एकदम मतलब डाउन से अप इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लेके गए। हाँ, उतना नहीं लेके जा पाए, लेकिन उनको अवार्ड मिला है। तो मतलब हमारे नेशनल में अवार्ड नहीं मिला उनको, तो पर फिर भी कुछ तो किया होगा ना उन्होंने, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इंडस्ट्रियल सर। ग्रोथ लाया हमारे होगा, जॉब लाया हमारे होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, विदेशी हमको अवार्ड दे, हम इस बात से बहुत खुश होते हैं। मैं समझना चाह रहा था कि अगले 5 साल में कुछ इनकी तरफ से, क्योंकि जो आप डेटा बता रहे हैं वो डेटा का रेफरेंस मुझे मेरे पास नहीं है, बट दर्शकों के लिए मैं ये रेफरेंस पॉइंट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि इस पे अगले कभी आपके साथ दोबारा इस मुद्दे पे बात हो तो उस पे हम और डिटेल में समझ सकें। बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सांख्यिकी विभाग है, उसकी तरफ से जो निकल के आया है, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 11वें नंबर पे है। और अगर ग्रोथ आपका 11% के हिसाब से हो रहा है, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो है कौन सा डेटा आप बता जी, रहे हैं। मैंने एक अभी जस्ट देखा, मैंने आपके कहने पे इकोनॉमिक टाइम्स का एक सर्वे है। ये इकोनॉमिक ठीक टाइम्स का एक सर्वे है। इसमें लिखा है ठीक। कि द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज 1.1% हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 10.8% ऑफ, ऐसा। तो आप समझ सकते हैं, सर मतलब ये मैं इकोनॉमिक ईज टाइम्स का ऑफ है। ईज वेस्ट ऑफ बंगाल। डूइंग सर मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ईज ऑफ उसमें डूइंग बिजनेस मैं फिर से स्लोली ग्रोथ करेगा, जो एक परसेप्शन है कि टाटा को भगाया गया था बंगाल से, सर मैं उसके सुनिए बाद से। सर, कुल मैं उनके अमित के सवाल का जवाब नहीं मांग रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कुछ डिफरेंस होता है? जी हाँ, जी हाँ, होता क्या है। होता है? अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
जिस स्टेट का ज्यादा है वहां पे बाहर के लोग ज्यादा आके अपनी इंडस्ट्री ओपन मैं आपसे करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा कि जब दोबारा आप गूगल सर्च करिए तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ बंगाल टाइप कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कौन से रैंक में इस वक्त चल रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे बहुत सारी चीज आती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती है। और समय की पाबंदी है, नहीं तो मैं आपको उस पर भी डिटेल में बताता हूँ। ठीक है। उम्मीद है कि हमने अपने जितने भी पॉइंट्स है वो कवर अप किए हैं। मैं चाहूंगा कुल आप कुछ चीज मिस कर दिए हो पूरे डिबेट में, तो लास्ट के 2 मिनट आपके हैं, आप कुछ ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कुछ छूट गया हो या समराइज करना चाहें तरफ से तो मोस्ट वेलकम। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके कह रहा हूँ या स्टेट गवर्नमेंट को लेके कह रहा हूँ, पर ओवरऑल करंट सिनारियो को लेके कह रहा हूँ। और ये रामायण का एक प्रसंग है। मैंने कल ही यूट्यूब में जब सर्च कर रहा था, जब आपने मुझे टॉपिक दिया था, तो मैं 2-3 लोगों की बातचीत सुन रहा था, और मुझे ये करंट सिनारियो से बहुत ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है। मैं किसी एक आदमी को पॉइंट करके नहीं कह रहा हूँ, पर अगर आप इंडिया के सिनारियो को समझे तो ये प्रसंग काफी सूट करेगा। ये रामायण का एक प्रसंग है। जब कोई राजा अपने कर्तव्य पालन में असफल होता है, जब कोई राजा अपने कर्तव्य पालन में असफल होता है, तभी ऐसा होता है। अकाल मृत्यु होती है, पाप बढ़ता है, और चारों तरफ अव्यवस्था फैलती है। ये ये आप मैं नहीं ममता कह रहा, बनर्जी के ये संबंध रामायण में का कह एक रहे हैं? प्रसंग है। ममता बनर्जी की हाँ, तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मैं नहीं कह 15 रहा साल से राजा तो वही थे। हूं। 11 साल से, सॉरी। राज्य भी तो राजा ही होता है ना मैं सर? मैं बता रहा हूं आपको कि ये एक प्रसंग है। ये आप ममता बनर्जी की तरफ ले ले, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ले ले, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ले ले, लेकिन अभी जो हो रहा है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब कोई राजा अपने कर्तव्य पालन में असफल होता है, तब ऐसा होता है। अकाल मृत्यु होती है, पाप बढ़ता है, और चारों तरफ अव्यवस्था फैलती है। धन्यवाद आपके समरी वर्ड्स के लिए। बट समस्या ये है ना सर कि हिंदुस्तानी पूरी दुनिया के संदर्भ में आप बात करें तो कोई भी ऐसा राजा आप उदाहरण दे दीजिए जो अपने कर्तव्यों को सही तरीके से उसने निभाया हो। और सर आप एक दुनिया बात का, को सर समझिए। सुनिए तो, सुनिए तो, हम सर फिलहाल सुनिए इंडिया तो, और वेस्ट सुनिए तो, बंगाल की बात कर सर रहे हैं, फिलहाल सर हम इंडिया और वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। हाँ, और अब मैं आप आपको कहता हूं ये मैं सुनना कि चाहता था। यहाँ सुनिए, यहाँ जो सुनिए। करंट सिनारियो है, यहाँ जो करंट सिनारियो है योगेश, यहाँ डेथ रेट सिर्फ कोविड से नहीं हो रही है। अब बात को समझिए, ये कितना सच है, इस बात को समझिए। बाहर की कंट्री में शायद डेथ कोविड से हो रही हो, यहाँ डेथ सिर्फ कोविड से नहीं हो रही है। यहाँ डेथ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से हो रही है, यहाँ डेथ बेड की कमी से भी हो रही है, यहाँ डेथ रेमडेसिविर की कमी से भी हो रही है। और ये अव्यवस्था का ही सबूत है। यहाँ डेथ सिर्फ कोविड से नहीं हो रही है, मैं डेथ कुल बाकी कंट्री में हो रही कुल होगी कोविड से। कुल कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि बंगाल के लोग टैक्स पे करते हैं और वो 10 साल से एक मुख्यमंत्री चुन के बैठाए हुए हैं, और ये मुख्यमंत्री ने कम से कम बेड्स की व्यवस्था कराई ही होगी बंगालियों के लिए। दूसरी चीज है, ऑक्सीजन की व्यवस्था बंगाल में जरूर कराई होगी ममता बनर्जी ने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रेमडेसिविर की जो फैक्ट्री है वो दोबारा अगली बार आएगी तो वो जरूर बंगाल में वो उसको जगह दें, ताकि वहां फैक्ट्री हो और वहां से उत्पादन हो और वहां से लोगों को मिले। और जहां तक बात रही आपके प्रसंग की, मैं बहुत अच्छा लगा आपका प्रसंग सुन के, और मुझे ये भी सुनने में मिला कि आप बेसिकली बंगाल की बात कर रहे हैं। सर राम राज जो है ना, ये कल्पना है, ये कहीं है नहीं। और जितने भी राजा या जितने भी शासक या जितने भी लोग गवर्नमेंट रूल करते हैं, सर वो अपनी जिम्मेदारियों से, कोई भी बंदा 100%, कोई उदाहरण दे दीजिए, चाहे आप कम्युनिज्म की तरफ देख लीजिए या कैपिटलिज्म की तरफ देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, कोई भी कॉन्टिनेंटल देख लीजिए, कहीं पर भी किसी ने, कोई बंदा 100% सही गवर्नमेंट को रूल नहीं कर सकता है। तो ये जो प्रसंग है ये सतयुग के में बहुत अच्छा था, आज कलयुग में बड़ी समस्या होती है सर, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और इसके लिए आप सीधे आप ब्लेम कर दो। मुझे माफ कीजिए, पर मुझे लगेगा कि शायद मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता हूं इस पॉइंट से। मैं आखिरी वर्ड्स लेना चाहता हूं अमित जी के साथ। अमित, आप 2 मिनट में कुछ कहना चाहते हैं जो पिछले क्या बोलते हैं 1-1.5 घंटे के डिस्कशन में आपसे मिस आउट हुआ? मैं आपसे पहले बता देता हूं 8वीं बार कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, और आपका जो मत है वो सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी का है। इसके अलावा अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लेटफॉर्म 2 मिनट के लिए आपका है, प्लीज अमित जी। जी। मैं कुल के बातों से सहमत हूँ, और मैं ये खाली एक टिप्पणी रखना चाहता हूँ कि टीम बिल्डिंग का मतलब आप समझते होंगे। अगर राजा यहाँ पे मोदी है, तो टीम अगर सीएम है,
तो राजा सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन के लिए ट्रेन, राजा सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन के लिए इंडियन एयरफोर्स को, आईएनएस को, इंडियन आर्मी को। जब राजा ये सपोर्ट कर रहा है तो नीचे की जो टीम है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल अग्री करता हूँ। जनता को, ठीक है। तो खाली ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खाली सरकार के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, राजा नहीं कर सकता है, हाँ, लेकिन ये चीज होनी चाहिए कि प्रजा तक पहुंचे और प्रजा प्रॉपर्टी। आपकी आवाज कट रही है वापस से। मैंने कहा कि राजा इस चीज को अगर सपोर्ट कर रहा है तो अभी राजा के नीचे की जो लोग हैं, वो मंत्री हो, वजीर हो, जो भी हैं, जो जितने भी सीएम हैं, वो लोग सपोर्ट करें अपने प्रजा को संतुष्टि करने। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी अपने क्लोजिंग रिमार्क देने के लिए। मैं ये नहीं समझ पाया आप मोदी जी को राजा क्यों बुला रहे हैं, और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि आप मोदी जी का नाम स्पेसिफिकली लेकर के उनको टीम का कैप्टन क्यों बता रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि ममता बनर्जी को फॉलो करेंगी, जो अभी कुछ दिन पहले उनसे जंग लड़ी हुई है, मतलब पॉलिटिकल जंग लड़ी हुई है। चलिए ठीक है, आप वैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं नहीं, पर जाते जाते हमारे व्यूअर्स को समझ में आ ही गया होगा कि आपके व्यू ऑफ थॉट क्या है और कुलवर्धन के भी व्यू ऑफ थॉट क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत अच्छा प्रयास था। मैं दोनों पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा, आप दोनों के जितने भी व्यूज थे वो बहुत अच्छे थे। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी ऑडियो में, नेट में, बैकग्राउंड में, बट मुझे लगता है कि वो सब चीजें बात की बात है। पर व्यूअर्स जो जानना चाहते थे वो ये था कि आपकी सोच, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी वो जो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है, बिना किसी तरफ टिल्ट हुए, कि अगर हम एक आम आदमी बस जो नॉर्मल जनता की होती है मेरी भी वही है, अमित जी की भी वही है, वही जो है, आपका चैनल देखेंगे उनकी भी वही उनकी होगी। भी वही है। इसीलिए इस चैनल का नाम ही रखा गया था दोस्तों कि द डेमोक्रेसी। इसमें हम अपने डेमोक्रेटिकली राइट के हिसाब से बात करें। बस मैं चाहता हूँ इतनी जल्दी चीजें ठीक हो जाएं कि ये टेक्निकल सिंपल प्रॉब्लम ना आए, हम एक रूम में बैठ के आपस में बात कर आपस में पाए, बात करें, हम आपस में मिल पाए, मिल पाए। तो चलिए जल्दी ठीक है, से चीजें बहुत ठीक हो बहुत जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग आए इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ओके, जी जी, एक और बात कहना चाहूंगा। प्लीज प्लीज कहिए। अरे, कब आएगा ये एपिसोड? बस ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा सर। हम अपने आप को देखना चाहते हैं टीवी में। ओके, बहुत जल्दी आएगा, बस 10 मिनट में अपलोड कर रहा हूँ। बाय जी बाय बिल्कुल, दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक्स लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग।